गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, जल्दी हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। साथ ही यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो 9th-10th स्कूलिंग और प्री फाउंडेशन क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नया चैप्टर अदिश व सदिश राशियाँ, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में हमने यूनिट फर्स्ट में देखा था कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ होती हैं। प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ के पास कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है। इन्हें ही हम फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी दूसरे को बताने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि बाज़ार से चीनी लाना, शुगर लाना, तो आप पूछेंगे कितनी। मैंने आपको कहा 5 kg। तो शुगर हमारी यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि 5 kg शुगर लाना। 5 क्या है? इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड, और kg इसकी यूनिट। kg तो इसकी यूनिट है। इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया? इसका मैग्नीट्यूड। आपने कहा अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा। मैंने पूछा कितने टाइम बाद? तो आपने कहा 2 घंटे बाद। अब एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, जिसकी यूनिट है आवर, घंटा। आपने मुझे क्या बताया? उसका मैग्नीट्यूड 2 आवर। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। आपको पता चल गया कि 5 kg शुगर लानी है। मुझे पता चल गया कि आप 2 घंटे बाद लाओगे। मान लो इसी तरह आपने पूछा कि मुझे सीकर से जयपुर जाना है, कितनी दूर है? मैंने कहा 60 किलोमीटर। आप चले गए 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर गए और आपको पता चला आप तो बीकानेर पहुंच गए जयपुर जाने के बाद। ऐसा क्यों? ये मिस्टेक कहाँ हुई? आपने पूछा जयपुर कितनी दूर है सीकर से? मैंने कहा 60 किलोमीटर। लेकिन क्या इतने में काम चल गया? इतने में क्या आप करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाओगे? नहीं, आप तो जयपुर के बजाय बीकानेर पहुंच गए। इसका मतलब इस इन्फॉर्मेशन में एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, दूरी। इसकी इन्फॉर्मेशन में, डिस्प्लेसमेंट में, कहीं ना कहीं इस इन्फॉर्मेशन में हमारी में कमी है। इसके साथ यदि आपको जयपुर जाना है तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी कि आप इस डायरेक्शन में जाओ। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, एक्स, वाई, जेड, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन इस फिजिकल क्वांटिटी को करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड के अलावा एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ी, और वो थी इसकी डायरेक्शन। बिना करेक्ट डायरेक्शन बताए आप करेक्ट पोजीशन पे नहीं जा सकते। यानी कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल रहा है, और कुछ में मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी ज़रूरी हो रही है। तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ किस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती हैं? क्या हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला सकते हैं
या फिर मैग्नीट्यूड के अलावा हमें डायरेक्शन भी देनी होती है। तो इन्हीं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो इस मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी होती हैं सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन में सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हो, सिर्फ उनका परिमाण जरूरी होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इन राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? मैग्नीट्यूड या परिमाण की। मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, डायरेक्शन दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता हो लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आप देख लेना, जैसे द्रव्यमान, मास। हमने देखा था शुगर के मास के लिए हमें सिर्फ उसके परिमाण की आवश्यकता थी, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार समय, टाइम, दूरी, कार्य, ऊर्जा, वर्क, एनर्जी, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। आगे हम जैसे जैसे फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे, वैसे वैसे हम साथ में बताते जाएंगे कि कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। इसके बाद दूसरा टाइप है सदिश राशि। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या ऐसी भौतिक राशि जिसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो, उसके परिमाण और उसकी दिशा दोनों की आवश्यकता हो। जैसे शिखर से जयपुर का डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन बताने के लिए हमें उसकी डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो रही थी। इसी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि क्या होंगी? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड या परिमाण, और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन या दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आवश्यक हों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर या सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, बल, फोर्स। इस प्रकार और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको बताते रहेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ मेनली दो टाइप की हो गई, एक अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी
जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी सदिश राशि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी वो अदिश या स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किसी वायर में जैसे करंट फ्लो हो रहा है, आपने देखा होगा सर्किट डायग्राम हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 एम्पियर। ये हमने उसकी डायरेक्शन बता दी और ये उसकी क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड बता दिया। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश योग का वेक्टर एडिशन रूल का पालन नहीं करती है। इलेक्ट्रिक करंट यदि ऐसे होगी इधर से 3 एम्पियर, तो हम आगे वेक्टर एडिशन रूल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन करेंगे, 5 एम्पियर करंट आगे जाएगी। तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन होते हुए भी हम उनको स्केलर या अदिश राशि में काउंट करते हैं। जैसे विद्युत धारा, तापमान, दाब, ये अदिश राशियाँ होती हैं लेकिन इनकी दिशा होती है। दाब सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा, उसकी डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन वो भी वेक्टर रूल का पालन नहीं करता, जिसकी वजह से हम उसे भी एक अदिश राशि मानते हैं। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी। तीसरी होती हैं प्रदिश राशियां। टेंसर क्वांटिटी। प्रदिश राशियां, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियां जो न सदिश होती हैं न अदिश होती हैं, जिनमें न पूरी तरह सदिश की प्रॉपर्टीज होती है न पूरी तरह अदिश की प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसी राशियों को हम प्रदिश राशियां या टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रतिबल, स्ट्रेस, ये प्रदिश राशियां होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की हमने देख ली, अदिश, सदिश और प्रदिश। प्रदिश राशियां जिनमें सदिश और अदिश दोनों की ही प्रॉपर्टीज पूरी तरह नहीं होती हैं, जड़त्व आघूर्ण और प्रतिबल। इसके बाद हम देखते हैं वेक्टर का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हमें मेनली स्टडी यहाँ पे वेक्टर को ही करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सदिश का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी सदिश को, सदिश राशि को रिप्रेजेंट किस प्रकार से हम करते हैं? तो जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने लिखा F = 50 न्यूटन। यहाँ पर मैंने कोई इसकी डायरेक्शन नहीं दी ना और कुछ बताया, यहाँ तक ये सही है। लेकिन यदि मैं इस पे वेक्टर लगा देता हूँ, F वेक्टर, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि मैं इस पे वेक्टर लगाता हूँ तो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिखा रखा है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं दिखा रखी। जब तक मैं ये वेक्टर का साइन नहीं लगाता हूँ, एरो नहीं लगाता हूँ, तब तक ठीक है कि हम F = 50 न्यूटन सही है कि हम, हाँ, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम F पे वेक्टर लगाते हैं, यानी कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो हमें लिखना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट, वेस्ट, एक्स, वाई, जेड, जो भी उसकी डायरेक्शन है। F = 50 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन
ऊपर वाला भी सही था, F इक्वल्स टू, यदि हम सिर्फ 50 न्यूटन लिखें ये भी सही है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा हम बिना एरो के भी इसे लिख सकते हैं। कई जगह ये भी लिखा हुआ आता है, F को हम डार्क कर दें और फिर 50 न्यूटन लिखें तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे डार्क कर रखा है, इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब भी हमें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ईस्ट डायरेक्शन में। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम दो टाइप से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक उसके ऊपर वेक्टर साइन लगा के, एरो का साइन लगा के, और एक उसको डार्क करके। यदि हम वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को, तो हमें साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होगी। जो एरो होता है, एरो में किसी वेक्टर क्वांटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें पूरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ये एरो होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी की दोनों इंफॉर्मेशन रखता है। ये जो एरो का साइन है ये कहलाता है इसका हेड, शीर्ष, और ये कहलाता है इसका टेल या पूंछ। ये टेल है, ये हेड है। ये टेल से हेड की तरफ की जो डायरेक्शन है ये बताती है वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को। और जो एरो की लेंथ है, टेल से हेड तक की डिस्टेंस, ये रिप्रेजेंट करती है किसको, इसके मैग्नीट्यूड को। तो लेंथ ऑफ एरो, एरो की लंबाई किसे रिप्रेजेंट करती है, एरो की लंबाई रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, या उस सदिश राशि के परिमाण को। और डायरेक्शन ऑफ एरो, जो एरो की डायरेक्शन है टेल से हेड की तरफ, ये रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को, इसकी लेंथ उसके परिमाण को, और इसकी डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। यदि हम ऐसे लिखें, एक फिजिकल क्वांटिटी ए को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यदि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, मतलब इसका परिमाण बी से ज़्यादा है, और बी की डायरेक्शन ये है, बी इस डायरेक्शन में है और उसका परिमाण ए से कम है। तो ये एरो वेक्टर क्वांटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है। तो इस प्रकार हम किसी सदिश राशि को या किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला है इक्वल वेक्टर, समान सदिश। इक्वल वेक्टर या समान सदिश। इक्वल वेक्टर या समान सदिश कैसे क्या होते हैं, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी दो अलग अलग या दो से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटी जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, उन्हें हम इक्वल वेक्टर या समान सदिश कहते हैं। किन्हीं सदिश के समान होने के लिए या इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या आवश्यक है कि उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों समान हों। ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान हो, परिमाण और दिशा दोनों समान हो, ऐसे सदिश को हम इक्वल वेक्टर या समान सदिश कहते हैं। जैसे एक वेक्टर है ये ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। एरो इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में हैं, यानी कि दोनों की दिशा समान है। और एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, परिमाण को रिप्रेजेंट करती है।
दोनों एरो की लेंथ सेम है, यानी कि दोनों का परिमाण भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के। तो जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो उनको हम समान सदिश या इक्वल वेक्टर कहते हैं। दूसरा टाइप है अनइक्वल वेक्टर, असमान सदिश। अनइक्वल वेक्टर या असमान सदिश ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिनका परिमाण या दिशा दोनों में से कोई भी एक असमान हो, या तो परिमाण या दिशा दोनों चाहे असमान नहीं हो, दोनों में से कोई भी एक भी असमान हुआ या दोनों असमान हुए, तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज को हम असमान सदिश या अनइक्वल वेक्टर कहते हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं होगा और डायरेक्शन भी इक्वल नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो डायरेक्शन इक्वल नहीं हो, या फिर हो सकता है मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है और डायरेक्शन इक्वल है। तीन तरह की कंडीशन इनमें हो सकती हैं, या तो दोनों ही इक्वल नहीं हो या दोनों में से कोई एक चीज़ इक्वल नहीं हो, तो ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज को हम असमान सदिश या अनइक्वल वेक्टर कहते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर समांतर सदिश। पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन समान हो, चाहे मैग्नीट्यूड समान नहीं हो लेकिन उनकी डायरेक्शन समान हो, ऐसे वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश कहते हैं। तो इनमें क्या होगा? पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश क्या होंगे? ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या नहीं हो, लेकिन यदि उनकी डायरेक्शन समान होगी, उनकी दिशा समान होगी, तो हम उनको पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश कहते हैं। तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन समान होगी, तो हम उनको पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश कहेंगे। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड चाहे इनके डिफरेंट हैं लेकिन तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये तीनों पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे और इनको रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल के साइन से ऐसे। ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश। अपोजिट वेक्टर या विपरीत सदिश क्या होते हैं? ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिनका चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, उनको हम अपोजिट वेक्टर या विपरीत सदिश कहते हैं। जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे नहीं हो लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो डायरेक्शन इनमें क्या होगी? अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डायरेक्शन जिनकी अपोजिट होगी, ऐसे वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर कहते हैं। जैसे एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है इसमें, तो ऐसे वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर कहते हैं। चाहे इनकी लेंथ ऐसे भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो ऐसे वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं जीरो वेक्टर। शून्य सदिश। जीरो वेक्टर या शून्य सदिश क्या होता है? ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका परिमाण जीरो हो,
जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको जीरो वेक्टर या शून्य सदिश कहा जाता है। तो जीरो वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर। डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी को हम जीरो वेक्टर या शून्य वेक्टर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर संरेखीय सदिश। कोलिनियर वेक्टर या संरेखीय सदिश। कोलिनियर वेक्टर या संरेखीय सदिश क्या होते हैं? ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो एक ही लाइन में हो। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो एक ही लाइन में हो, एक ही रेखा पर हो, उन्हें संरेखीय या कोलिनियर कहते हैं। इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, संरेखीय मतलब ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो एक ही रेखा पर हो, एक ही लाइन में हो, उनको हम कोलिनियर या संरेखीय सदिश कहते हैं। जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। इनकी डायरेक्शन भी सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, लेकिन दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो ऐसे वेक्टर को कोलिनियर या संरेखीय सदिश कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। इसके हम आगे भी बहुत एप्लीकेशन देखेंगे। यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश क्या होता है? ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एक हो और डायरेक्शन उस मेन वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन में हो। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? कि जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो या एक हो। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक। ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एक हो वो यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहलाती है। ये किसी भी सदिश राशि की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मैग्नीट्यूड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता, मैग्नीट्यूड इसका फिक्स है कि एक होगा, लेकिन ये क्या काम आती है? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आती है, इसलिए इसे डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है। यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है। जैसे यूनिट वेक्टर इसे ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट कैप को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके ऊपर कैप लगाया जाता है। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर आपको ये साइन दिखे कैप का, इसका मतलब क्या है कि वो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड बटा मैग्नीट्यूड तो एक हो जाएगा। तो फिर यूनिट वेक्टर क्या करेगा? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर हमने अदिश और सदिश राशियों और वेक्टर क्वांटिटीज़ के टाइप्स के बारे में स्टडी किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।